हेडिंग डाल लो। यानी टॉपिक के तौर पर अगर इसे याद रखें, जनसंख्या और नगरीकरण, ठीक, यानी पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन कर सकते हैं, या आप इसे जनसंख्या और नगरीकरण, या ये तो एक टॉपिक का नाम हो जाता है, लेकिन आपका जो सब टॉपिक है, यानी हम लोग मेन की बात करेंगे सेंसस, यानी 2011 की जनगणना 2011, ठीक। और जितने भी टॉपिक आपके अभी तक पढ़े हो कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं थे या वो खास नहीं है, लेकिन ये मान के चलो इसकी एक तरीके से वारंटी नहीं, वो गारंटी वाला है। गारंटी इसलिए क्योंकि अभी समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हुआ कुछ दिन पहले, उसमें भी देख लिया होगा, और आने वाले 12 अक्टूबर को भी देख लेना। शायद 1-2% भले ऐसा मिस हो जाए, लेकिन पूरी संभावना है कि इससे भी कोई ना कोई सवाल होंगे। और कई कई बार तो पता लगा एग्जामिनर का मन बन गया तो 4-5 सवाल पूछ लेता है इसी से। तो कम से कम देख लो, मतलब इस पर चांसेस ज्यादा हैं इसके आने के, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम, हाँ, एक बात और याद रखिएगा, इस बार कोरोना के चक्कर में जनगणना जो है वो 2021 में होनी चाहिए थी और वो हो नहीं पाई। इसलिए जब भी जनगणना हो, और वो जनगणना यानी सेंसस की जो रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट 2021 के नाम से ही होगी। सुनिए तो, मतलब आकर जब भी काउंटिंग, अभी तो शुरू भी नहीं हुई शायद, जब शुरू होगी उसके बाद रिजल्ट आएगा तो कॉपी में या हर प्रिंट में हर जगह जो छपेगा वो जनगणना 2021 के नाम से छपेगी। तो आपको वो एक, जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक जितने भी आंकड़े होंगे वो सारे के सारे 2011 की जनगणना पर ही आधारित रहेंगे। इसमें एक फायदा ये आपका रहेगा एज ए स्टूडेंट, क्योंकि नई रिपोर्ट जब आती तो उसमें उथल पुथल बहुत हो चुका होता है, तो उसे याद रखने में 2-3 साल गुजर जाते तब तक वो याद होती है। और ये पुरानी है, ये लगभग सब याद हो चुकी है, ज्यादातर मोटे मोटे आंकड़े, तो ये कम से कम आसान है उसके मुकाबले। तो आइए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जनगणना के बारे में कर ले। ये जनगणना क्यों कराई जाती है, इसके पीछे कोई लॉजिक या क्यों? आप बहुत लोग सोचते होंगे ये पता नहीं क्यों 10 साल के बाद वो मास्टर आ जाता है, दरवाजे खटखटाता है, कितने बच्चे हैं स्कूल, वो तुम्हारे घर में टेलीफोन है कि नहीं है, कमरे कितने हैं, पढ़ते कितने हैं, अनपढ़ कितने हैं, महिलाएं कितनी, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, तमाम सवाल करते हैं कि ना। तो ये आखिर आपको क्या लगता है, इससे कोई फायदा है कि ऐसे ही ये करते हैं कि हर 10 साल बाद? आदत है उनकी। क्या फायदा? देखो, कुल मिला के एक फाइनली ये बात जान लो कि जैसे अगर आपको किसी बारात में, मतलब उसको गेस्ट हाउस वाले को, यानी जो वो बावर्ची होता है जिसे कहते हैं खाना बनाने वाले, उन्हें ये ना मालूम हो कि बारात में कितने लोग आए, खाने की व्यवस्था हो पाएगी? पता भी तो हो कितने लोग आएंगे, उसी हिसाब से खाना तैयार हो। या इसे छोड़ दो, एक सीधी बात सुन लो कि अगर मान लो, यानी जे जनगणना रिपोर्ट ठीक वैसे काम करती है जैसे बीमार आदमी को डॉक्टर चेकअप करवाता, चेकअप करने के बाद ही दवाई अगर दी जाए तो जल्दी फायदा होता है। और नहीं, वरना अगर ऐसे अंधेरे में तीर पता लगा उसे टाइफाइड है, पता लगा टीबी का इलाज चल रहा है, थोड़े दिनों मरीजे निकल जाएगा ऊपर। तो कहने का मतलब, जैसे जनगणना रिपोर्ट से ये पता लगता है कि देश के किस हिस्से में लिटरेसी की प्रॉब्लम है, किस हिस्से में डेंसिटी की प्रॉब्लम है, किस हिस्से में आपका सेक्स रेशियो डाउन है, किस हिस्से में सेक्स रेशियो अच्छा है, यानी तमाम तरीके के आंकड़े उसे जनगणना रिपोर्ट से सरकार को पता लग जाते हैं। जैसे मान लो हर इंसान की अपनी अपनी जरूरतें अलग अलग होती हैं भाई, किसी के लिए जरूरत मकान सबसे ज्यादा है, किसी के लिए कार, तो किसी के लिए रोजगार। तो इसी तरीके से अगर आप इसमें देखोगे तो आप ऐसे समझ लो कि मान लो
अगर सरकार मान लो कोई पैसा खर्च करती है लोगों की भलाई के लिए, तो अगर और मान लो उन्हें कुछ भी नहीं मालूम, वो अंधाधुंध पता लगा 500 करोड़ रुपया रिलीज कर दिए का सब एजुकेशन पे खर्च होगा और राज्य को इतना इतना मिलेगा, तो वो 500 करोड़ रुपया जो रिलीज किया गया वो केरल के लिए तो बेकार है, क्योंकि केरल में ऑलरेडी 100% लिटरेसी है, तो उनको उसका क्या करेंगे वो। हाँ, बिहार और यूपी इन राज्यों के लिए वो लिटरेसी के लिए बहुत मायने रखेगा पैसा। मतलब इसी से ये पता लग जाता है कि किस राज्य में कौन सी प्रॉब्लम है, ताकि उसी के हिसाब से उन राज्यों को वरीयता दी जाए। आपको याद होगा कि शायद डेट तो हमें नहीं मालूम, एक प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वो नारा हरियाणा के पानीपत से दिया गया था। ठीक है, तो हरियाणा को ही क्यों चुना गया? वो अपनी सुनिए, वो अपनी लोकसभा क्षेत्र बनारस में भी इस योजना का उद्घाटन कर सकते थे, कहीं ना करते, बैठे बैठे अपने घर से ही कर सकते थे। वो इसलिए क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो की हालत खराब जो है वो हरियाणा की। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि हर एक राज्य की समस्या अलग अलग होती, इसी तरीके से उसी राज्य को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाती। ठीक, तो अब ये हो गई, जैसे बीमारी का पता लगाने के बाद ही इलाज होता है, चेकअप समझ लो ये, और ये इसकी जिम्मेदारी सारी सेंटर गवर्नमेंट की होती है। यानी जनगणना कराना राज्य सूची का विषय नहीं, जनगणना की सारी जिम्मेदारी कब होगी, कैसे होगी, सारा का सारा जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। ठीक, हाँ। अब अगर हम लोग भारत में जनगणना का इतिहास देखें तो यहां पर एक आप गुलामी से लेकर और आजादी तक का सफर अगर देखोगे तो आपको एक नाम याद आता है, 1800 कब हुई थी पहली जनगणना? अब बताओ क्या लिखे आगे? एक गवर्नर जनरल लाए थे, उनका नाम क्या था? लॉर्ड मेयो। इन्होंने भारत में सबसे पहले सेंसस कराने का काम किया था। यानी ये जो सेंसस पहली वाली थी एक तरीके से प्रैक्टिकल था, एक आजमाइश। अब उसके बाद से फिर अगले गवर्नर जनरल आए जिनका नाम था लॉर्ड रिपेन, और इन्होंने इस जनगणना को क्या कर दिया, इन्होंने इसे परमानेंट कर दिया, एक तरीके से कह सकते हैं देसी भाषा में। और हर 10 वर्षों के बाद जनगणना तब से लेकर आज तक कराई जा रही है। ये कोरोना की वजह से थोड़ी सी लेट हुई है, किस वजह? यानी इस जनगणना को स्थायी रूप देने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपेन, और शुरुआत करने वाले कौन थे? लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड रिपेन ने इसे क्या कर दिया, इसे स्थायी रूप दिया। अच्छा, लॉर्ड रिपेन का जब नाम आता है तो आपने एक नाम और सुना होगा, वर्नाकुलम एक्ट। सुना था? नहीं सुना था? क्या था? किसने खत्म किया था? खत्म किया था इन्होंने, और लाए थे लॉर्ड लिट्टन 1878। यानी मेयो के बाद आए लिट्टन, और लिट्टन के बाद है रिपेन। ठीक, खैर वो अलग टॉपिक से अलग हटके था, चुप जाओ भाई अगर मन करे तो। अब सुनो, इस जनगणना में क्या करते हैं कि अब आपसे कई बार पूछते कि जिसका ग्रोथ रेट बताओ, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ ज्यादा है, या मतलब कोई भी आंकड़े होंगे, और उसमें कॉमन सा एक लगा होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, कभी वो सेक्स रेशियो, तो कभी जनसंख्या घनत्व, तो कभी कुछ, यानी कुछ न कुछ होगा जरूर। तो अब आओ सबसे पहले हम इनको एक एक करके इनको समझते भी चले और इनको जानते चले कि आखिर ये कैसे निकाले जाते हैं, और इनकी रैंकिंग तो सामने लिखी, इसका चाहे फोटो ले लेना चाहे वो। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं
जनसंख्या घनत्व की, जिसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। दो आंकड़े याद रखना है, एक तो ऑल ओवर इंडिया का और एक आपका यूपी का, क्योंकि इंडिया वाला भी कभी आ जाता है, यूपी का एग्जाम दोगे तो बाकी किसी का आंकड़ा याद रखने की कोई जरूरत नहीं। तो ये निकलता कैसे? तो सबसे पहले ये देखो, अगर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो इसका मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या। यानी आपने जहां आप यहां खाओ इस टाइम इस लोकेशन पर, मान लो हम लोग यहां पर हैं, हमने 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, मतलब 1 किलोमीटर का वर्ग ये बन गया, इसी तरीके से एक वर्ग ये बन गया। यानी हम 1 वर्ग किलोमीटर यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ले लें और उसमें जितने लोग रहते मिलेंगे उनको क्या कहा जाएगा? पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर हम इस हिसाब से पूरा भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, अगर इसको देखें तो इसमें अगर हम एक एक वर्ग किलोमीटर के ऐसे बॉक्स बनाएं तो हर एक बॉक्स में इस पूरे भारत में औसतन कितने लोग रहते मिलेंगे? 382। ठीक, कितने लोग रहते मिलेंगे? 382। यानी तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 382 है। नोट करके चाहे इस बात को लिख लो, यानी पूरे भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 382। यानी पूरे भारत में औसतन 382 लोग रहते हैं। कब के हिसाब से? 2011 के हिसाब से। इसका मतलब अब घटे होंगे कि बड़े होंगे? जाहिर सी बात है बड़े होंगे। अब वो कितने बड़े होंगे इसकी रिपोर्ट आने पर ही पता लगेगी। ठीक है, इसका मतलब प्लेटलेट्स बढ़ गई हैं। अब कितनी है रिपोर्ट में पता। हाँ, अच्छा, अब ये तो हो गया। अब क्या करते, हमने यहां पर 2 कॉलम बना रखे हैं। एक लिख दिया है हाई डेंसिटी वाले स्टेट और एक लो डेंसिटी वाले स्टेट। यानी ये वो स्टेट हैं जो पूरे इंडिया में टॉप 5 हाईएस्ट डेंसिटी रखते हैं और ये वो टॉप 5 हैं जो लोएस्ट डेंसिटी है। तो अगर आप बिहार में यही आंकड़ा निकालोगे, 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया ले लो बिहार में, और अगर उसके अंदर गिनोगे तो कितने लोग रहते मिलेंगे? 1106। ये एवरेज है। अब पूरे भारत का कितना है? 382। 382 को अब 400 मान लो राउंड फिगर में, समझने के लिए 1 मिनट के लिए मानने में क्या जा रहा है। अगर 400 भी है और वो 1100 है, लगभग 3 गुना। तभी बिहार से कोई आने वाली ट्रेन की हालत देख लो। ठीक है, ना देखी हो तो यहाँ 4:28 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जनसेवा गुजरती है, उसे देख लेना तो फिर अंदाजा लग जाएगा। जनसंख्या घनत्व का बिना कहे पता लगा लो। यानी उसमें करीब 18 बोगी होती शायद, और हमें लगता है उसमें 90 की सीट होती है ना जनरल कोच में। टोटल जनरल गाड़ी है 90 की जगह उसे 3 से गुणा करो, 9 3 270 बैठे होते हैं कम से कम, या हो सकता 4 गुने भी हो जाए। मतलब इतनी भरी होती है, बाकी कल्पना नहीं कर सकते। कोई रिजर्वेशन नहीं, सब बिल्कुल ठीक। हाँ, और हम लोग क्या, अगर वंदे भारत देख लो तो लगता है सब चंगा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब जनसेवा गुजरती तो ऐसा लगता है कि यार कुछ गड़बड़ है ना। खैर, समझ में आया? तो ये आंकड़ा हमें आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझने के लिए बताया, ताकि जनसंख्या घनत्व में अब हाईएस्ट कितना है? किसका है? बिहार का। सेकंड हाईएस्ट कौन है और थर्ड हाईएस्ट कौन है? और अपने भी चौथा नंबर है। ध्यान रखना, कोई ज्यादा दूर नहीं, हम लोग टॉप 5 में आते हैं। यानी अपने आप कहाँ हैं हम लोग? यानी पूरे, यानी यूपी का पूरे भारत में चौथा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। यानी 4th नंबर पे आते हैं डेंसिटी में, पॉपुलेशन डेंसिटी में यूपी। अब 5वें नंबर पे कौन है? हरियाणा। अच्छा,
यूपी का आंकड़ा जरूर याद रखिएगा। अगर यूपी में देखोगे एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 829। बहुत हैं, ये औसत है। यहां अगर इस बुध बाजार के आसपास 1 किलोमीटर निकाल लोगे तो तुम्हें 5,000 मिलेंगे रहते हुए। ये तो एवरेज है, इसमें एवरेज डाउन मालूम क्यों हो जाता है? जब खेत में जाएंगे तो वहां तो कोई नहीं, भाई पूरे जमीन का एवरेज है ना, तो खेत तो खाली है, तो इसलिए जो अगर खाली शहर शहर निकाला जाए तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, अब यूपी में अगर हाईएस्ट सिटी यानी दो जिलों के नाम रख लेंगे, एक टॉपर जिला कौन है और एक नीचे से टॉपर कौन है, यानी हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ है? बनारस में, गाजियाबाद, बनारस और लखनऊ, ये 3 जिले ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है। और कम जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है? ललितपुर, हमीरपुर और महोबा। ठीक, तीनों नोट कर लो। और देखो, सब चीज अगर कहीं नोट से होती तो कोई याद ही नहीं रखता। कुछ अपना भी खोपड़ी इस्तेमाल कर लिया करो, जैसे कल वो शेर वाली कहानी सुनाई, अपना भी बुद्धि। देखो कैसे क्या हुआ। अच्छा सुनो, अब आपको बताएं, इसी को सुनो कि अब देखो, इंसान ज्यादा कहां रहना पसंद करेगा? जहां बेहतर सुविधाएं होंगी, रोजगार के साधन होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, लोग ज्यादातर वहीं तो रहना पसंद करेंगे। देख लो, गाजियाबाद दिल्ली के बगल में है, बहुत बढ़िया सुविधाएं। बनारस और लखनऊ है ना, ये जो मतलब अच्छे शहरों में जिनकी गिनती होती है, तो लोग वहीं रहना पसंद करेंगे। अब ये देखो, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बुंदेलखंड का क्षेत्र, पानी की समस्या, लाल मिट्टी, पथरीली जमीन, न तो इतना ज्यादा उपजाऊ जमीन है वहां की, न तो ऐसी क्लाइमेट है, न तो वहां के ऐसी सुख सुविधाएं हैं, तो वहां लोग कौन रहना कम पसंद करेंगे। इसीलिए डेजर्ट एरिया में कहीं पर भी पॉपुलेशन डेंसिटी आपको कम दिखाई देगी। ठीक है, तो नोट कर लिए ये नाम थे, गाजियाबाद, बनारस, लखनऊ। कम वाले में ललितपुर, हमीरपुर, महोबा। ठीक है, अब ये काम करेंगे, यूनियन टेरिटरी का पूछा जाता है, तो अगर यूनियन टेरिटरी में हम 5 टॉपर लेते और 5 नीचे से टॉपर लेते, तो इतने तो वो है ही नहीं, कहां से लेते? 5 5 10 तो ऐसे हो रहे थे। तो हमने उनको क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में उनका सबका लिख दिया, यानी घटते क्रम में। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहां? दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, दमनदीप, लक्षद्वीप, दादरा नगर और अंडमान निकोबार। अब ध्यान रखना, ये वाले दोनों आपस में मर्ज कर दिए गए हैं, तो ये पहले का है, 2011 में तो मर्ज नहीं थे इसलिए। ठीक, नोट कर लिया है, जो मन करे कैसे भी कर लो। ठीक है, लिख लिया। अच्छा, अगर आपको सुनो, अगर आपको और ज्यादा जिज्ञासा है तो ये वर्ल्ड का हर जगह लिखा हुआ है, तो आप इसमें कर सकते हो। यानी पूरे दुनिया में औसतन जनसंख्या घनत्व तो कितना है? 57। हाईएस्ट और लोएस्ट लिखा हुआ है, चाहे तो आप विश्व स्तर का भी लिख सकते हो आंकड़ा, बाकी आप इंडिया का लिखो तो ज्यादा ठीक। ठीक है।